नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। अखिलेश और राहुल के गठबंधन में आरएलडी को जगह नहीं, 300 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी सपा। कल हो सकता है ऐलान। अमरिंदर और सिद्धू का मनमुटाव से इनकार। अमृतसर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में कांग्रेस को बहुमत मिलने का दावा। उत्तराखंड में शराब के दुरुपयोग को रोकना बड़ी चुनौती। राज्यसभा टीवी से बातचीत में बोले मुख्य चुनाव आयुक्त। बर्फबारी वाले इलाकों में मतदाताओं के लिए होगी खास व्यवस्था। जल्लीकट्टू से पाबंदी हटाने को लेकर तमिलनाडु में व्यापक प्रदर्शन। अध्यादेश लाने में प्रधानमंत्री ने जताई असमर्थता। मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने जल्द कदम उठाने का दिया भरोसा। एटा हादसे में 12 स्कूली बच्चों की मौत। संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मान्यता रद्द करने का आदेश। और आइए देखते हैं पहली खबर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में आरएलडी को जगह नहीं मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने इस बात का खुलासा किया है। तो वहीं गठबंधन को लेकर आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं हुआ। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। राष्ट्रीय लोकदल को महागठबंधन में शामिल करने के मुद्दे पर दिन भर बैठकों का दौर चला। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने साफ किया कि आरएलडी को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी नेता किरणमय नंदा ने कहा कि पार्टी 300 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के साथ तालमेल की बात कही। अलायंस केवल कांग्रेस का साथ होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव 2017 में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, तो हम लोग का सीधा कांग्रेस का साथ बात हुआ। जो एडजस्टमेंट होगा कांग्रेस का साथ ही होगा। फैसले पर पलटवार करते हुए आरएलडी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के दबाव में है। उत्तर प्रदेश में बिहार की तर्ज पे अगर कोई बात होती तो हम सांप्रदायिक दलों को हराना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये लोग कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं और उनके दबाव में आए हुए हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा जारी है। दोनों पार्टी किस सीट पर लड़ेंगी, इसे लेकर सहमति तकरीबन बन चुकी है। ये तय है कि अमेठी और रायबरेली की 10 सीटें कांग्रेस ही लड़ेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव की तैयारियों को लेकर गुरुवार को भी विधायकों के साथ मुलाकात की। इस दौरान राम गोपाल यादव, अजीज कुरैशी और किरणमय नंदा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। ये तो हमारे मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने से कह रहे थे कि एक सकारात्मक गठबंधन होना चाहिए, जिसमें बहुत सारी पार्टियां होनी चाहिए, लाइक माइंडेड पार्टीज होनी चाहिए, जो साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के बारे में सोचें और उत्तर प्रदेश का विकास करें। तो उस विषय पर बात चल रही है। इस बीच अतीक अहमद ने भी अखिलेश यादव को समर्थन की बात कही है। साफ सुथरी छवि उनकी है, हमारी वजह से कोई उनको परेशान न करे, कोई ऐसा वैसा सवाल न हो और वो मुख्यमंत्री बने, ये हमारी चाहत है। बीजेपी ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की सभी पार्टियां बीजेपी को रोकने में लगी हैं। चाहे सपा हो और सपा के साथ गठबंधन करने वाले लोग हों, हर व्यक्ति जनता में यही साबित करने में जुटा है कि हम ही भाजपा को रोक सकते हैं। यानी अपरोक्ष रूप से सब ये स्वीकार कर रहे हैं कि भाजपा आने वाली है। उत्तर प्रदेश में पहले दौर के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में 7 चरण में मतदान होना है। कांग्रेस तो यूपी में महागठबंधन चाहती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने आरएलडी से यूपी चुनाव में किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ बनने वाले किसी भी गठजोड़ के लिए तो वो तैयार हैं, लेकिन गठबंधन में अगर उनकी पार्टी के वर्चस्व को कोई चुनौती मिलती है तो उससे वो समझौता नहीं करेंगे। लखनऊ में कैमरा सरोज कुमार दास के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे घटनाक्रम और गठबंधन को लेकर जो ऐलान होना था उसमें जो देरी हो रही है उसकी वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा, स्वागत है आपका। और लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी पंचानन मिश्रा हैं। पंचानन, आज भी लगातार आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर दिन भर रहे और उम्मीद थी कि शायद आज कुछ चर्चा होने के बाद ऐलान हो सकता है, लेकिन आज शाम भी कल की तरह ही कहां पर पेच फंस रहा है, गांठ कहां पर है इस वक्त गठबंधन की?
देखिए, ये तो आज साफ कर दिया गया समाजवादी पार्टी की ओर से कि आरएलडी जो है उनके साथ गठबंधन में शामिल नहीं होगी। कांग्रेस हमेशा से चाहती है कि यहाँ पर बिहार की तर्ज पर एक महागठबंधन बने, जो कि उनको लगता है कि आने वाले 2019 के चुनाव के लिए कम से कम एक जमीन जो तैयार होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने जो है वो अपर हैंड दिखाया और उसमें उनको ये लगा कि 300 से ज्यादा सीटों पे वो खुद अकेले लड़ेंगे, बाकी की सीटें कांग्रेस को दे दी गई कि आप खुद मैनेज कीजिए कि बाकी के कौन से दल आप शामिल करना चाहते हैं। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उस कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में नहीं है। तो यहां पर गठबंधन सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का है। और जो जिक्र किया गया अमेठी और रायबरेली का, तो कांग्रेस वहां पर चाहती है कि 5 सीटें रायबरेली की और 5 अमेठी की, दोनों पे वो लड़े। लेकिन जो पेच अभी फंस रहा है, अभी भी इन दोनों सीटों पे फंस सकता है। और ये चर्चा भी है कि एक सीट शायद समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गायत्री प्रजापति अमेठी से लड़ते हैं, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही है जो कल इस बात का ऐलान होने की पूरी संभावना है। लेकिन 2 दिन हम लोग यही कह रहे थे, लेकिन कल इसका ऐलान हो जाएगा। कल सुबह ही यहाँ कांग्रेस के नेता पहुंचने वाले, राज बब्बर और गुलाम नबी आजाद। तो कल शायद हमको सारी चीजें देखने को मिलेंगी, चाहे वो लिस्ट हो, घोषणा पत्र हो या फिर अलायंस का ऐलान हो। शुक्रिया पंचायत न्यूज़ अपडेट के लिए आपका। अनिल जी, तो साफ है कि गठबंधन तो तय है, अनाउंसमेंट में दिक्कत है। और जो पंचायत कह रहे थे, बहुत अहम पॉइंट ही चर्चा में आ रहा है कि असल में एसपी ये चाहती है कि 300 या 305 सीटें वो खुद लड़े और 100 सीटें कांग्रेस के पास, और वो जिस भी दल को चाहे शामिल कर सकती है। देखिए, अगर सही मायने में माना जाए तो ये इलेक्शन अब भाजपा वर्सेस अखिलेश लेड सपा हो रहा है। और सपा में अगर गठबंधन हो जाता है इस ग्रुप के साथ, तो उतना ही उसको मजबूती मिलेगी। और जो खासकर माइनॉरिटी का तबका है, अगर कांग्रेस साथ आ जाती है तो माइनॉरिटी जम के, वैसे भी सपा को प्रेफर करते हैं, अब क्लियर हो गई है, सारी सिंबल भी उनके पास है अखिलेश यादव के ग्रुप के पास, तो माइनॉरिटी भी जम के आएगा, यादव भी जम के आएगा। और अखिलेश यादव की अपनी छवि है नौजवानों के बीच में, अक्रॉस कास्ट, महिलाओं के बीच में, उससे वैल्यू एडिशन होगा। अब अगर और आरएलडी बाहर रहे या आरएलडी को कांग्रेस अपने कोटे में 100 सीटों में एडजस्ट कर पाए, अभी अजीत सिंह 30-35 मांग रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, तो ये सब जो रस्साकशी चलती है, बार्गेनिंग, हार्ड बार्गेनिंग अनाउंसमेंट के पहले, आप भी जानते हैं हर चुनाव में होता है, हर पार्टी में होता है ये, तो वो लास्ट आवर्स में ये अब हो रहा है। तो आप देखेंगे कल क्या होता है, फाइनल फिगर क्या आती है। लेकिन मोटा मोटा ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अखिलेश यादव वर्सेस भाजपा होने वाला है। और जिस तरीके से कांग्रेस और अखिलेश ने गठबंधन की बात की है, या फिर दोनों एक साथ अब तय है, ऐसे में मायावती और बीएसपी के लिए क्या भूमिका कमज़ोर होती दिख रही है, या फिर जिस तरीके से दावे भी हो रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक वोट है वो मायावती के साथ इस बार शिफ्ट कर सकता है, और ख़ास तौर पर कुछ जो पॉकेट्स हैं वहाँ पर तेज़ी के साथ उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है, इस तरह की चर्चाएं हैं। देखिए, बीच में जब ये घमासान हो रहा था समाजवादी पार्टी के अंदर, तो लग रहा था कि शायद मुसलमान अब मायावती को देखेगा, और उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो बसपा 120 सीटों में स्वीप कर सकती है, थियोरेटिकली स्पीकिंग। तो लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अगर मुसलमान सपा की तरफ देखेगा और या गठबंधन की तरफ, क्योंकि वेस्टर्न यूपी के कई पॉकेट्स हैं जहाँ सपा कमज़ोर रही है, इतनी मजबूत नहीं रही है ट्रेडिशनली, वहाँ कांग्रेस का रोल रहता, वहाँ आरएलडी का रोल रहता। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा पेच है, क्योंकि जितने कम्युनल किस्से हुए हैं, चाहे हिंसा हुई है छुटपुट या बड़ी वेस्टर्न यूपी में, वहाँ जाट वर्सेस मुस्लिम हुई है। तो कई बार जाट मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं देगा, मुस्लिम कैंडिडेट जाट को नहीं देगा। तो ये जो पेच है ना आरएलडी के साथ, वो कई सपा के जो लीडर्स हैं उनको लगता है कि हमको फायदा नहीं, शायद नुकसान ही होगा, और इसीलिए शायद उनको गठबंधन से बाहर रखने नहीं, शायद रखा हो, या कांग्रेस का इंटरेस्ट है कि 2019 का चुनाव मद्देनजर रखना। तो ये शुरुआत होगी एक बड़े गठबंधन की, जो कि बीजेपी को टेक ऑन करे 19 में। लेकिन सपा की जो कंसिडरेशन होगी वो ये होगी कि जहां हम जीते हैं वेस्टर्न यूपी में भी, वहां अगर जाट आ जाता है, ये नहीं कि पूरा जाट आएगा, बीजेपी के पास काफी बड़ा तबका है जाट का, भले मान लीजिए 2-3-4 हजार भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एडिशन हो जाता है, तो हो सकता है वो उन सीटों में अपना पकड़ बनाए रखें या वो सीटें जीत जाएं। लेकिन ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और ये जो फॉर्मूला आ रहा है कि कांग्रेस अगर अपनी सीटों के से अपने
कोटे से आरएलडी को एडजस्ट कर ले, और जिसको भी देना, जैसे कह रहे हैं आज कि कई नेता आरएलडी के शामिल हुए कांग्रेस के अंदर, ये भी एक है कि उनको एडजस्ट करने के लिए आप कांग्रेस में आ जाओ, उस चुनाव चिन्ह के साथ लड़ना। तो आई थिंक मोर और लेस जो दिखाई दे रहा है, एक ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है, और वोटों को वेस्ट नहीं करवाना। अगर कहीं इंटरनल विद्रोह हो रहा है तो उसको नहीं होने देना, टैक्टिकली उसको संभालना, ये सब चीजें हो रही हैं जो होती रहेंगी जब तक लास्ट डे नहीं आ जाता। जी नीरजा का आखिरी सवाल, असल में जिस पूरे घटनाक्रम के बाद अखिलेश यादव के पास चुनाव चिन्ह गया, पार्टी गई, उसके बाद एक खबर आई कि करीब 34 से 38 नाम मुलायम सिंह यादव ने दिए उन्हें कि इन्हें एडजस्ट किया जाए टिकटों में। उनमें ज़्यादातर वही नाम थे जिनको लेकर अखिलेश यादव को आपत्ति थी। तो क्या ये माना जाए कि इस पूरी लड़ाई के बाद जो क्लीनिवेज के साथ अखिलेश सामने आए, वो पर्दे के पीछे असल में वो सब कुछ होगा जो कि पहले दिखता था, जिससे बचने की कोशिश से और बचने की कवायद दिखाई गई? देखिए, वो देखने लायक चीज़ होगी। अब देखिए, आतिक अंसारी ने अपने आप कह दिया कि मैं रेस से बाहर हो जाऊंगा, हम नहीं चाहते छवि को चोट लगे, सीएम की छवि को। अब बाकी नामों पे भी ये होगा, क्योंकि ये बहुत क्रूशल चीज़ आप रेज कर रहे हैं, खासकर वो लोग जिनके खिलाफ केसेस हैं और सीरियस केसेस, टेंटेड लोग जिनको आपराधिक छवि को लेकर अखिलेश कई बार उन्होंने बातचीत की है। तो मुझे लगता है ये देखने लायक चीज़ होगी। अपने फादर की लिस्ट को उनको मनाने के लिए, एकता के लिए किस हद तक वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और किस हद तक वो असर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा इस पूरी बातचीत के लिए आपका। शुक्रिया। तो ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। चुनाव आयोग की टीम ने उत्तराखंड चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयारियों पर मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने देहरादून में राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बर्फबारी वाले इलाकों में मतदाताओं की सुविधाओं का खास ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ आप लोगों की मीटिंग हुई, 2 दिन मीटिंग चली, क्या यहाँ पर मुख्य चुनौतियाँ आपके सामने हैं? देखिए, यहाँ पर जो हमने पूरे 2 दिन चर्चा करी उसमें मुख्यतः 3-4 चुनौतियाँ हैं। एक तो चुनौती जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज और विभिन्न माध्यमों से हमें मालूम पड़ा, वो है यहाँ पे शराब का वितरण और उसका दुरुपयोग हमारी निर्वाचन प्रक्रिया में। और तो उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पर राज्य प्रशासन को और अपने मशीनरी को कहा है कि वो आगामी 4-5 दिनों में उस मशीनरी को बहुत तेजी से काम कराएं और उसके अच्छे परिणाम प्राप्त करें। उसके अलावा हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में खास तौर से जो उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और दूसरे राज्य से लोग आकर के यहाँ पर लोग उपद्रव या किसी प्रकार का विघ्न न डालें। 15 फरवरी को यहाँ मतदान होना है। फरवरी ज्यादातर वहाँ बर्फबारी होती है, कई बड़े जिले ऐसे हैं जहाँ बर्फबारी होगी। ऐसे में कितना मुश्किल होगा और इसके लिए क्या प्लान बनाया गया? हम चाहते हैं कि चुनाव के दिन हमारी पोलिंग पार्टीज पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे और चुनाव के दिन हमारे वोटर्स पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे। इसके लिए हमें राज्य प्रशासन ने बताया है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में ऐसी सड़कें जो हिम प्रभावित हैं, जो बंद हो जाती हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, उनको क्लियर करने के लिए काफी मात्रा में उनके पास मशीनरी, संयंत्र और मजदूर अवेलेबल हैं। जहां से सूचना मिलेगी वो वहां पे जाके सड़क को खोलेंगे। यहाँ पर बहुत तेजी से अदला बदली हो रही है राजनीतिक दलों में। कांग्रेस के लोग बीजेपी में और खासतौर पर एक अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें कांग्रेस के काफी लोग चुनाव के वक्त बीजेपी में। आचार संहिता का क्या उल्लंघन नहीं है या इन पर कोई कार्रवाई कर सकता है? जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके बारे में एंटी डिफेक्शन एक्ट बना हुआ है। जो निर्वाचित नहीं है, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वो आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं।
शुक्रिया सर हमसे Thank बात you. करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का साफ कहना है कि उत्तराखंड पर्वतीय इलाका है और यहाँ पर शांतिपूर्ण और ज्यादा से ज्यादा मत प्रतिशत बढ़े, ये आयोग की कोशिश है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों नेताओं ने यह साफ किया कि पद को लेकर कोई मनमुटाव नहीं है और मौजूदा चुनाव में कांग्रेस मजबूती से जीत दर्ज करेगी। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के मंच पर पहली बार एक साथ नजर आए। इस मौके पर कैप्टन ने कहा कि दोनों के बीच किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है। यही नहीं, अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को बेटा करार दिया। He is like my son, and I've known him like a little boy, like my son, and I am very happy to see him here. इस मौके पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के कई नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस इस बार बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधते हुए उसे पंजाब की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। हर इंडस्ट्रियलिस्ट तो पैसे मांगते ने, they want shares in the industry, and that is why nobody wants to come here. ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੇਗੀ, by God's grace, we will settle all this. वहीं नवजोत सिंह सिद्धू अपने चुटीले अंदाज में नजर आए। हाथी चले विच बाजार, आवाजां आण 1000। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक होने के नाते वो पूरे प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से 2012 में आम बजट में देरी किए जाने संबंधित प्रक्रिया की जानकारी मांगी है। इस बाबत आयोग ने कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखकर कल सुबह तक जवाब देने को कहा है। साथ ही आयोग ने केंद्रीय बजट की तैयारी से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी मांगी है। दरअसल इस बार केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होना है और 5 राज्यों में चुनाव से पहले बजट पेश करने को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इस पर ऐतराज जताया था और आयोग से दखल की मांग की थी। सीबीआई की टीम आज दिल्ली सरकार के विज्ञापन विभाग पहुंची और टॉक टू एक कार्यक्रम में हुए खर्च और दस्तावेज के बारे में जांच पड़ताल शुरू की। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ शुरुआती जांच के लिए मामला दर्ज किया है। सिसोदिया पर टॉक टू एक कार्यक्रम में करीब 1.5 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के आरोप हैं। सत्येंद्र जैन पर बेटी सौम्या जैन को मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट में दिल्ली सरकार का कंसल्टेंट बनाने में नियमों की अनदेखी का आरोप है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया ने सीबीआई की इस कार्रवाई पर केंद्र पर निशाना साधा और इसमें केंद्र सरकार की ओर से बदला लेने की कार्रवाई और एक साजिश करार दिया। आलोक वर्मा सीबीआई के नए निदेशक होंगे। उनकी नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। फिलहाल वो दिल्ली पुलिस में बतौर पुलिस आयुक्त तैनात हैं। आलोक वर्मा 1979 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर वर्मा समेत कई अधिकारी इस निदेशक पद की दौड़ में शामिल थे। उत्तर प्रदेश के एटा में भीषण सड़क हादसे में 12 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे में घायल कई बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। प्रशासन के आदेश के बावजूद स्कूल खोले गए थे, जिसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल भेजने वाले इन परिजनों को क्या पता था कि एक छोटी सी लापरवाही इनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बेनूर कर देगी। ऐसे बच्चे खत्म हो गए, ये ड्राइवर भी खत्म हो गया और इसका न जाने कैसे हादसा हुआ और ये हादसा बच्चों के लिए ज्यादा भयानक हादसा हुआ है। बच्चा भांजी हमारी खत्म हो गई है, लगभग 7 बजे निकली थी वहाँ से। अलीगंज पालियाली रोड पर ट्रक और स्कूल बस की टक्कर में मासूम बच्चों की जानें चली गईं, जबकि कई जख्मी बच्चे अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग कर रहे हैं। बच्चों की उम्र 5 से 15 साल के बीच है। दुखद घटना है, एक बड़ा हादसा है जिसमें इतने बच्चों की मौत हो गई है और कुल 13 डेथ्स हुई हैं और लगभग 35 इंजरीज हैं लोगों को। और इन 13 डेथ्स जो हुई है इसमें 10 बच्चे तो स्कूल बस में थे, 2 बच्चियां बाहर जा रही थी और एक स्कूल बस के ड्राइवर की मौत हुई है। हमारी कोशिश रही है इस पूरे पीरियड में प्रशासन पुलिस की कि
हम जितनी रिलीफ जितनी जल्दी दे सकें। और राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ऐसे में सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया था। मनमानी के चलते स्कूल खोला गया। इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा। प्रशासन के आदेश के बावजूद स्कूल क्यों खुला था, इस पर भी सवाल अब उठ रहे हैं। इधर आनंद फानंद में जिलाधिकारी ने स्कूल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज कराने के साथ तत्काल मान्यता रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। स्वयं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद हैं, वो इस पूरी बात की जानकारी करके जो भी निर्णय लेंगे। और अभी हमारा पूरा प्रयास ये है कि इसमें जिसके द्वारा भी ये घटना कारित की गई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करें और बच्चों का जो रेस्क्यू वर्क है वो जो है सुचारू रूप से चलता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है। अखिलेश यादव ने बच्चों के मुफ्त इलाज के आदेश भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जल्लीकट्टू के मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और रोक हटाने को लेकर अध्यादेश लाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के किसी भी कदम के समर्थन की बात कही है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए जल्द ही कदम उठाएंगे। इधर तमिलनाडु में तीसरे दिन भी जल्लीकट्टू पर रोक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चलते रहे। जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर पूरे तमिलनाडु में प्रदर्शन हो रहा है। चेन्नई के मरीना बीच पर बुधवार से ही प्रदर्शन जारी है। इधर दिल्ली में भी समर्थकों ने प्रदर्शन किया। Just like one reason to gather everyone over here, so we do for the Jallikattu. But still we are protesting it and we seek a better result for it. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने केंद्र सरकार से जल्लीकट्टू पर लगी पाबंदी को हटाने के लिए अध्यादेश लाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से प्रधानमंत्री ने इसमें असमर्थता जताई। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों में सहयोग का भरोसा दिया। மத்திய அரசு உறுதுணையாக இருக்கும் என்று மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள். For Jallikattu, we are in favor of Jallikattu, but at the same time, we are waiting for the judgment. So it means no ordinance right now. If we bring an ordinance, again the people will get stay from the court. तमिलनाडु के कई विश्वविद्यालय और कॉलेजों को गुरुवार को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। डीएमके समेत कई दलों ने जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटाने की मांग दोहराई है। In which Tamil youth have come forward to put forward the protection of the intrinsic culture of Jallikattu. The ball lies in government's court now, and they must decide appropriately, ensuring respect for sentiments as also the necessary safety and safeguards in place. वहीं पशु अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाएं इसके विरोध में हैं। इस इवेंट के अंदर है ही, अगर आप उसको रेगुलेट करना चाहेंगे तो आप रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। और 2008 से लेके 2014 तक सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इंपोज किए थे और उस रेगुलेशन के टाइम पे जो भी फोटोग्राफिक और वीडियो एविडेंस के हिसाब से देखा गया है, क्योंकि क्रूएल्टी तो हो ही रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मरीना बीच में प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को निचली अदालत में अपील करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जल्लीकट्टू प्रतियोगिता पर रोक लगाने के फैसले का तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। जल्लीकट्टू खेल पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ चेन्नई के मरीना बीच से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर आए प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पोंगल के मौके पर होने वाले इस 5000 साल पुराने खेल से प्रतिबंध जल्द से जल्द हटाया जाए। कैमरामैन श्यामलाल के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भांगर में झड़प के दौरान मारे गए शख्स के परिजन को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया, साथ ही प्रशासन को शांति बनाए रखने का निर्देश दिया। ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है। आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद सहकारी बैंकों के खातों में बड़ी गड़बड़ी होने का अंदेशा जताया है और रिजर्व बैंक को पत्र लिखकर कई सहकारी बैंकों के खातों में करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन की जानकारी दी है। विभाग की जांच रिपोर्ट में 2 विशेष मामलों की जानकारी दी गई है, जिसमें मुंबई और पुणे के 2 सहकारी बैंकों का मामला शामिल है, जिनका विभाग ने सर्वे किया था।
भारत ने ब्रिटिश संसद में कश्मीर पर चर्चा पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि इस मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। चर्चा के दौरान भारत और पाकिस्तान से शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या के समाधान की बात कही गई थी। Look, I am aware of this development, but right now I have no details. Our position on the issue of Jammu and Kashmir is very clear. All issues between India and Pakistan are to be resolved bilaterally and peacefully in accordance with the Simla Agreement and the Lahore Declaration. There is no room for any third party. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज से आगाज हुआ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अगले 5 दिनों तक साहित्य से जुड़े लोगों का जमावड़ा लगा रहेगा। रंगारंग कार्यक्रम के बीच मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसकी शुरुआत की। वहीं कवि और गीतकार गुलजार की नज़्म और शिलांग श्यामबार कोयर बैंड की धुनों पर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।